ना फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक्चुअली होती है कि जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं, सो दे एक्चुअली हैव अ टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है. देन फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट एंड अपोजिट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. वैसे तो आपको फ्रिक्शन आता होगा, बट जनरली क्या है, सपोज ये दो सर्फेसेस हैं. अब मैं अगर इधर मूव करना चाहता हूँ तो ये एक दूसरे के रिलेशन में मूव कर रहे हैं, बट एक फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो एक्ट करती है, ठीक है. अब फ्रिक्शन फोर्स जो जनरली आती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन मतलब मैं अब यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं कांटेक्ट में हूँ, बट इसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है सपोज इस केस में बहुत कम है तो फ्रिक्शन उतना कम हुआ. बट अगर नॉर्मल रिएक्शन में इसको प्रेशर से फोर्स करता हूँ, या फिर लेट अस से कि मैंने कोई ये रखा, ठीक है, अब कुछ नॉर्मल रिएक्शन मेरा हैंड इस पेन के ऊपर लगा रहा है, तो जो हमारी अब मैं रिलेटिव मोशन जो होगा तो वो डिपेंड करेगा, इसके अंदर जो फ्रिक्शन लगेगी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि इसका वेट कितना है, यानी इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन इस पेन के ऊपर कितना लगा रही है, आपस में बॉडीज एक दूसरे के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है. अब फ्रिक्शन भी एक्चुअली दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन होती है कि जब जो रिलेटिव मोशन है वो एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ होता, मतलब मैं इस पर थोड़ी सी फोर्स लगा रहा हूँ आगे जाने के लिए, बट ये एक्चुअली में आगे नहीं जा रहा, ठीक है. तो उस केस में जो फ्रिक्शन लग रही होती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. और इन केसेस के अंदर क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है वो जितनी आगे जाने के लिए फोर्स लग रही है उसके इक्वल होती है. जितना, जैसे सपोज करो मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ बट वो आगे नहीं जा रहा, तो जो फ्रिक्शन होती है वो उतनी ही होती है. और ये जो फ्रिक्शन वेरी करती है, फ्रिक्शन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू, मतलब ये दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, बट जनरली हम इसको म्यू n लेते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर जो म्यू है, ठीक है, ये वेरी करता है. अब ये वेरी किस तरीके से करता है, ये इस कर्व के अलॉन्ग मूव करता है. दिस एक्चुअली इज, यहाँ तक जो है ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है. यहाँ तक हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के तब आती है जब F जो है, मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए, तब तक हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट ये एक्चुअली यहाँ इस पॉइंट तक मूव नहीं होता, तो यहाँ तक एक स्टैटिक फ्रिक्शन आती है. और इस पॉइंट पे आके हमको एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो जाती है, म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होती है, ठीक है. आफ्टर दिस पॉइंट जब ये पेन एक्चुअली स्टार्ट करता है मूव करना कुछ भी एक्सेलरेशन से, तो हम एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यूज करते हैं वो होती है म्यू के, ठीक है. अब ये जो म्यू एस और म्यू के, जो म्यू एस मैक्सिमम है, म्यू एस और म्यू के बहुत पास होती हैं, तो हम इनको जनरली क्या है कि सेम ही ले लेते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, सिर्फ म्यू एस की वैल्यू गिवन है, तो वी टेक इट टू बी म्यू के, ठीक है. तो अब इन रिलेशंस को देखें, ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया. अब ये जो एफ एस की वैल्यू है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे कम या इक्वल होती है. कभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है. अब सिमिलरली ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी. और ये जो म्यू एस होता है, लाइक ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमेशा म्यू के से ज़्यादा होगा. तो कभी भी क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि म्यू एस की वैल्यू क्या है, ठीक है, और म्यू के की वैल्यू, तो आप हमेशा देखेंगे कि ये ग्रेटर होती है, ठीक है, ये थोड़ी छोटी होती है. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. और अब हम आगे पार्ट्स पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन को अपोज करता है, ना कि बॉडी के मोशन को, ठीक है. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो इट्स एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है इसके मोशन को अपोज करा जाता है, ठीक है. अब जनरली अगर हम देखें, जो हमारी बॉडी होती है, हम जब चलते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से हम चल पाते हैं, ठीक है. तो वो हमारे मोशन को अपोज नहीं कर रहा, बट इस केस में हेल्प करता है, क्योंकि वो हमको आगे पुश करता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है. तो
इट्स एक्चुअली जो हमारा मोशन है सिर्फ इसको अपोज करता है। अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअली, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है और जो रिजल्टेंट आता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के जो रिजल्टेंट आता है उसका एक एंगल होता है, ठीक है। दिस एंगल इज डिफाइंड एज tan लैम्डा इज इक्वल्स टू f बाई n। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट करें ट्राइंगल तो ये f की वैल्यू होगी, तो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू f बाई n, और f की वैल्यू आपको पता होती है म्यू n होती है, तो यहाँ पर आया था tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये आप मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। अब कई क्वेश्चंस में हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है और उससे हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू की वैल्यू आप लिखेंगे tan लैम्डा। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर दोज क्वेश्चंस। अब एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ द वेज। सपोज एक वेज है, दिस ये जो है ये पूरा वेज है और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है मास m का, ठीक है। तो कितना एंगल होना चाहिए इस वेज का कि ये अपने आप ही नीचे स्लाइड करना चालू कर दे, लाइक मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए कि ये नीचे स्लाइड करना चालू कर दे। तो अब एक हम देखेंगे लिमिटिंग कंडीशन देखेंगे। लिमिटिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, इन लिमिटिंग कंडीशन की दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। तो जब फोर्सेस बैलेंस होंगी उसके बाद अगर हम जरा सी भी वैल्यू बढ़ाते हैं थीटा की तो वो नीचे स्लाइड करने लग जाएगा। तो एक तरह से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देख रहे हैं कि कब होता है, तो उस केस में फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो ये अगर नीचे लग रही है mg और n ऊपर लग रहा है, अब अगर इसकी टेंडेंसी होगी नीचे मूव करने की इस ब्लॉक की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की साइड लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू n, ठीक है। तो अब इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा mg cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट और यहाँ पर आएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो अब इक्वेशन देखें तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा और म्यू n इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा इधर आता है थीटा r इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। जो हमारी ये एंगल है ये दोनों सेम है बट एक्चुअली दे आर क्वाइट डिफरेंट। ये एक वेज का एंगल है और ये बस फोर्सेस के बीच में एंगल है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल है। एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है और इसके जस्ट बाद ये मूव करने लगेगा, ये जो ब्लॉक है ये मूव करने लगेगा, तो इसलिए इधर हमने क्या करा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ली वो म्यू एन ली। अगर ये इससे कम होता, लिमिटिंग कंडीशन से कम होता, तो हम इसको म्यू एन नहीं लेते बल्कि जितनी फोर्स लग रही है उसके इक्विवेलेंट लेते, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि कहाँ पर हमको म्यू एन लेनी है और कहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ और लेनी है। अब हम आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करते हैं विद द यूज़ ऑफ एग्जांपल्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जिससे आपको लॉज ऑफ मोशन काफ़ी इजी लगने लगेगा। लेट अस से कि दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, और इन दोनों के बीच में अभी हम फर्स्ट केस लेते हैं। अब फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है और काइनेमेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। अब हमने क्या करा फर्स्ट केस के अंदर कि नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एफ लगाई, और इस केस के अंदर जो ग्राउंड के बीच में और ब्लॉक 1 के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है, मतलब कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ माना गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है इस केस के अंदर कि A1 क्या होगा और A2 क्या होगा। A1 यानी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड A2 यानी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। अब हमको क्या दिया हुआ है, इस केस के अंदर ही दो केस दिए हैं A और B, जिसके अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन और B जिसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं 75 न्यूटन। अब जब हमको ऐसी प्रॉब्लम दी होती है तो हमको सिस्टमैटिक वे में नीचे चलना होता है। तो हम कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इन सर्फेसेस के बीच में म्यू एस लगेगा या म्यू के लगेगा, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि म्यू एस का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कोई भी क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या दोनों एक ही स्पीड से आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे ऊपर वाला ब्लॉक को एनालाइज करते हैं।
अब इस ब्लॉक के ऊपर क्या है कि कोई और फोर्स नहीं लग रही, अगर ये आगे मूव करेगा तो सिर्फ अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम कितनी जा सकती है, म्यू एस इंटू एन। आपको पता है म्यू एस इंटू एन कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, एन क्या होगा यहाँ पर एम जी, एन इज इक्वल्स टू एम जी होगा, ठीक है। तो अब हमने ए मैक्स कैलकुलेट करा, ए मैक्स यानी ए टू मैक्स यानी ये ए टू मैक्स है, टू यानी ए मैक्स इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हमने इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी, वो आई 0.4 इंटू एन, एन जो है एम जी, एम क्या है 5, ओके। जस्ट टेक केयर यहाँ पे और कुछ ना पुट करें, एन जो होगा सिर्फ इसका मास वाली वो होगा, फोर्स होगी, एन म्यू एस इंटू एम जी अपॉन एम। आपको पता है न्यूटन्स लॉ से जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर हम g इज इक्वल्स टू, जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आप ले लें सीधा g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उससे वैल्यू आपकी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से आगे जा सकता है, सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, ठीक है, एक्सेलरेशन से। अब हम क्या करते हैं, लेट अस से कि इनके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो अब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि एक कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब इनके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये एक ही स्पीड से आगे जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जब एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे होंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा कि टोटल एक्सेलरेशन सबकी दोनों की सेम होगी, इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो भी इसी की एक्सेलरेशन होगी और वो ही पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको एज अ पूरा सिस्टम कंसिडर करें तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, एक F, ठीक है। तो अब हम इसकी कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं पूरे सिस्टम की, वो क्या आई F अपॉन m प्लस एम, ठीक है। F यहाँ पर अब आप केस A डाल रहे हैं, हम केस A के लिए एनालाइज कर रहे हैं, तो F अगर आप यहाँ पे 45 डालेंगे और m प्लस एन यहाँ पे 15 डालेंगे तो क्या बचेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो हमारी, लेकिन हमने देखा था कि ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो क्या आ सकती है इसके लिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस केस के अंदर जो हमारी कॉमन एक्सेलरेशन है और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है। तो इस केस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा जब हम 45 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर नहीं होगा तो ये ब्लॉक भी सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। अब इस केस के अंदर, ठीक है, जब ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है तो इस केस के अंदर इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगेगी, ठीक है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू, ये इसके इक्वलेंट नहीं होगी, ओके। इस केस के अंदर, ए केस के अंदर ये नहीं होगी, बल्कि क्या होगी m इंटू ए, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करी 3, ठीक है। तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी F2, लेट अस से कि F2 है जो इसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसको छोटा ले लें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है तो, ये तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन होता है, ठीक है। तो F2 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू ये 3 है, दैट इज 15 न्यूटन, ठीक है। तो सिर्फ इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी, ना कि अपनी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि म्यू एस इंटू एन है, ठीक है। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब हम आते हैं कि जब F इज इक्वल टू 75 न्यूटन लगती है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी A कॉमन कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आई 75/15 जो इसी फॉर्मूले से, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, बट ये तो कॉमन वेलोसिटी है, ठीक है। बट जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के लिए वो क्या है, हमने कैलकुलेट करी थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब A कॉमन जो आपकी आ रही है दैट इज ग्रेटर देन A मैक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ब्लॉक है ना, ये इसके ऊपर स्लिप करेगा, मतलब ये सपोज करो किसी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है बट ये उतनी एक्सेलरेशन से आगे नहीं जाएगा,
ठीक है। तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा कि स्लिपिंग होगी, मतलब लेट अस से कि दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। लेट अस से ये हैंड है मेरा और इसके ऊपर मैं हैंड के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये दोनों साथ जा रहे हैं अभी। अब इसके ऊपर क्या है कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन थी। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई चीज़ नीचे वाली अगर हम तेज़ भगाते हैं तो कभी कभार ऊपर की चीज़ वहीं पर रह जाती है। जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा वो वाला स्टंट जो होता है, डाइनिंग टेबल होती है और उसके ऊपर कुछ रखा होता है, जैसे कटलरी वगैरह रखी होती है और नीचे से वो लोग कपड़ा खींच लेते हैं। वो कैसे खींचते हैं? क्योंकि उस केस के अंदर वो जो फोर्स लगाते हैं वो इतनी ज़्यादा होती है कि रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। लेट अस से कि ये कटलरी है, ठीक है, और ये कपड़ा है। अगर इस कपड़े के ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स लगाएं तो क्या होगा कि ये यहीं का यहीं रह जाएगा, ये इसके साथ मूव नहीं करेगा और इसे कहते हैं हम रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी ये स्लिपिंग कंडीशन आ गई, यहाँ पे आपकी स्लिपिंग होगी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अब जब स्लिपिंग होगी, ठीक है, उस केस को हम कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर अब क्या होगा, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है रिलेटिव इसके, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके ऊपर स्टैटिक नहीं है बल्कि रिलेटिव मोशन इसके अंदर है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डालेंगे म्यू और इसके अंदर एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालेंगे। दैट विल बी इक्वल टू A2 इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन अपॉन एम। अब n और m की तो वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। तो म्यू के की वैल्यू 0.3 और n से m जाएगा, यहाँ पे g आएगा, म्यू के इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लेट अस से कि हमको इस ब्लॉक को एनालाइज करना है, इसकी तो हमको एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप देखें कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अब काइनेमेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और इससे ज़्यादा इसकी एक्सेलरेशन नहीं आएगी इस केस के अंदर, क्योंकि ये मूव करना चालू कर गया है और इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। इस ब्लॉक को हमको कैसे एनालाइज करना पड़ेगा, लेट अस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, दैट इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन, ठीक है। और अब यहाँ से क्या होगा कि क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसको पीछे पुल बैक करने की कोशिश करेगा, मतलब जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी उस ब्लॉक की वजह से वो क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या करा था, जो ये ऊपर वाला 5 kg वाला ब्लॉक था, इसके ऊपर फ्रिक्शन ने क्या करा था, इसको आगे मूव करने की कोशिश करी थी, ठीक है। इसने इसको आगे फेंका था, ठीक है। बट नीचे वाले ब्लॉक पे क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू के, ठीक है, इनटू एन, दैट इज एन जो इसके ऊपर है, इस ब्लॉक के ऊपर, अपॉन स्मॉल एम, दैट इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू जी, म्यू के इंटू जी। और ये कितना आएगा, सॉरी दोबारा एक मिनट होल्ड। अब हम क्या करते हैं कि हमने इस पार्ट को तो एनालाइज कर लिया, अब हम इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अभी आपको बताता हूं मैं। अब हम क्या करते हैं कि A2 आई हमारी ऊपर वाले ब्लॉक की, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं नीचे वाले का, ठीक है। नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया था, ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F इस डायरेक्शन के अंदर जो कि 75 न्यूटन थी, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर नीचे वाला पार्ट तो स्मूथ है, ठीक है, बट ऊपर से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा F, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा था, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये कितना होगा, 15 न्यूटन, F2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो सेम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन, ठीक है। अब 75 न्यूटन आगे लग रहा है, 15 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो हमारी इस ब्लॉक की नेट एक्सेलरेशन कितनी आई, A1, जैसे मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ मोशन कन्वर्ट करने के लिए, F माइनस F इज इक्वल्स टू M2 इंटू A1, लाइक M1 इंटू A1, ठीक है। M1 इसका ब्लॉक का मास है, तो इससे कितना आया, ये F माइनस F करेंगे तो कितना है, 75 माइनस 15 दैट इज 60 इज इक्वल्स टू, और M1 कितना है 10A,
a1, तो इट इम्प्लाइज a1 कितना आया आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले की एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर वाले की एक्सेलरेशन है ऊपर वाले की जो एक्सेलरेशन होगी वो इसी डायरेक्शन के अंदर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसी कंसेप्ट को अगर हम आगे लेके जाएं, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज करा है, सिर्फ इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं कि फोर्स अभी हम नीचे लगा रहे थे, अब हम ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, और हमको दो पार्ट्स हैं जिसके अंदर F इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन है और F इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन पे इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, और दोनों के अंदर इनकी एक्सेलरेशन निकालनी है। वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेमेटिक और स्टैटिक सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम सिमिलरली अप्रोच करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या मूव करेगा, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मूव करेगा, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन तक मूव कर सकता है, उसके आगे नहीं मूव कर सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिटेशन होती है कि म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है ना, म्यू एस इंटू एन या म्यू के इंटू एन होता है, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। और एन आपको पता है कांस्टेंट है, मतलब एक बॉडी के लिए कांस्टेंट ही रहेगा m इंटू जी, और म्यू एस या म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वो एक लिमिट के बाद नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकाली, वही म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस जो होगी इसकी मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो कितना है 0.4, और मान लिया कि ये मतलब अभी स्लाइडिंग मोशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ये इसके साथ ही मूव कर रहा है, तो उस वक्त लगेगी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो उसके लिए आया n। अब म्यू एस इंटू एन, ये आ गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब n की वैल्यू क्या होगी, वही ऊपर वाली जो होती है, आपको बताया था कि लेट अस से कि ये ब्लॉक 5 है, मतलब ये 5 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर n लगेगी और नीचे mg लगेगी। तो ये जो n होती है ये नीचे वाले ब्लॉक पे भी लगती है। ये जो 10 kg ब्लॉक का अगर हम देखें, ये 10 kg का है, तो नीचे लगती है यहाँ पे n। ठीक है, तो और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रही है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो n होगा सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। कहीं आप जो ग्राउंड की तरफ से एक और जैसे n2 आएगा, ठीक है, इसको कंसिडर ना करें, सिर्फ इसको कंसिडर करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में लग रही है। तो जिन दोनों सर्फेसेस के बीच में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, उनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वो ही कंसिडर करते हैं, दूसरा वाला नहीं करते। ठीक है, तो अब ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस केस में भी क्या आएगा, mg ऊपर वाला मास इनटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब क्या है, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब जो बनी वो बनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू m, यहाँ पे बड़ा वाला मास, मतलब क्योंकि इसके ऊपर अगर हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ मैं, लेट अस से कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसके ऊपर क्या लग रही है, इसकी वजह से ये f की वजह से आगे जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनी, ये 10 kg वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है ना, ये जो m आती है ये उसके लिए आती है जिसके लिए हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे तो आया मास बड़ा वाला m, लेकिन n के अंदर क्या है, स्मॉल m है, ये ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है, मतलब इक्वेशंस थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाए, ना कि आँख बंद कर। ठीक है, तो ये जो मास आया ये 5 kg का आया, नीचे आया 10 kg का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, g हमने 10 लिया, तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक दूसरी अप्रोच से भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था, उसके अलावा दूसरी कंसेप्ट हम अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब उसको ये थोड़ी बेटर अप्रोच है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एफ मैक्स निकालते हैं। मतलब एफ मैक्स क्या है, ये एफ मैक्सिमम वो एफ मैक्सिमम है जब तक इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा, ये दोनों सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन से आगे जाते रहेंगे। वो एफ मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या आएगी m प्लस एम इंटू ए मैक्स। ये कैसे आया, क्योंकि लेट अस से कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, ए मैक्स, क्योंकि
इससे ज़्यादा तो ये मूव नहीं कर सकता, बट इसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कितने से भी मूव कर सकता है। तो जब इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी, उसी एक्सेलरेशन पे ये मूव कर रहा होगा, तो हमारा एफ मैक्स आएगा। एफ मैक्स क्या है, वही हमारा जब रिलेटिव मोशन ना हो। तो हमने यहाँ पे ए मैक्स की वैल्यू डाली, तो एफ इज इक्वल्स टू टोटल सिस्टम ले लेते हैं, लेट अस से, तो दैट विल इक्वल टू एफ इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए मैक्स। ये एम प्लस एम 15 हुआ और ए मैक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी 30 न्यूटन। अब ये क्या सिग्निफाई करता है 30 न्यूटन, कि अगर हम कोई भी वैल्यू लगाएं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पर, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएं यहाँ पर कोई भी एफ 30 न्यूटन तक अगर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक्स जो हैं दोनों साथ मूव करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही 30.1 होता है, उस टाइम पे क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टेक केयर। अब हमको जैसे दो पार्ट एनालाइज करने के लिए दिए हुए हैं, एफ इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन और एफ इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन। इन दोनों का हमको अलग अलग देने का क्वेश्चन का पर्पस क्या था, क्योंकि 25 न्यूटन जब लगती है तब क्या है कि ये दोनों ब्लॉक्स एक सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, बट जब 45 न्यूटन है उस टाइम पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये 30 को क्रॉस कर गया। ठीक है, अब हम पहला केस सिमिलरली एनालाइज करते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में करा था। तो वही है, ए कॉमन वेलोसिटी निकाली हमने, वो क्या आई 25/15, 25 फोर्स लग रही है, और इसको हम सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि ये अभी उससे मूव, लेट अस से कि ये स्टैटिक वो है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, यानी इनके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो हम इसको एक पूरा सिस्टम ले लेते हैं। तो वो आई 25F और टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 15, तो ये आई ए कॉमन 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो है, ये ए कॉमन वेलोसिटी, ये ए कॉमन एक्सेलरेशन, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी, ये इस केस के अंदर आगे सेम एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। अब जब हम दूसरा केस लेते हैं, तो उसके अंदर हम अगर ए कॉमन लगा लें, मतलब अगर हम माने कि ये दोनों, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आई, ए कॉमन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिस इज ग्रेटर दैन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, वो गलत प्रूव हो गई। तो फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करेंगे और इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो ऐसे ब्लॉक्स वाले, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, 10 kg वाले ब्लॉक का, ठीक है, तो ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू के डालेंगे, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये आगे की तरफ लग रही होगी, इसकी टेंडेंसी होगी इसको आगे खींचे, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है वो पीछे लगती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एफ इज इक्वल्स टू